हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स चैप्टर नंबर 7 एंड हम लोगों ने लास्ट क्लास तक इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज़ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने सीख लिया था। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स के अरेंजमेंट को कहा जाता है एंड जिसमें कि सेल्स जो कि सिमिलर टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सब एक साथ एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको फिर वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। टिश्यूज़ फिर फर्दर आपस में जुड़ कर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आपस में जुड़ कर के ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज के क्लास में हमें दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जानना है लिविंग थिंग्स का, दैट इज़ ग्रोथ, जिसका डेफिनेशन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दैट द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड शेप ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज ग्रोथ। मतलब जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है, अपना शेप इंक्रीज़ करता है और ये इंक्रीज़ इन साइज़ और शेप इरिवर्सिबल होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, तब हम उसे ग्रोथ कहेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहा है या ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है। शुरुआत में ह्यूमन बीइंग इज़ जस्ट लाइक अ वेरी स्मॉल इन्फेंट बेबी एंड दैट ग्रोज फ्रॉम बाय द पासिंग ईयर्स। जितना भी साल गुजरता जाता है एक छोटा सा इन्फेंट ग्रो करता है एंड इट बिकम्स एन एडल्ट। ठीक है, सो इस तरीके से आप एक जर्नी देखते हैं, एक ग्रोथ देखते हैं ह्यूमन बीइंग में। उसी तरीके से प्लांट्स को देखा जाए तो प्लांट्स अपना लाइफ स्पैन शुरू करते हैं फ्रॉम अ सीड जर्मिनेट्स इनटू अ स्मॉल प्लांटलेट्स इनटू स्मॉल सैपलिंग्स एंड सैपलिंग्स से वो फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, स्मॉलर प्लांट्स में कन्वर्ट करते हैं, बिग प्लांट्स में कन्वर्ट करते हैं, फर्दर ट्रीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्लांट में भी हम लोग ग्रोथ देखते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स में भी ग्रोथ होता है ना। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ कैसे होता है, सेल का साइज़ और शेप इंक्रीज़ होता है। जैसे बैक्टीरिया अपने शुरुआती टाइम में जब इनिशियली वो रिप्रोड्यूस हुआ है, इनिशियली तुरंत जब उसका सेल बनता है तो उसका सेल बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसका सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, उसका शेप इंक्रीज़ होता है। तो वो भी एक तरीके का ग्रोथ ही है जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं। अब ये जो ग्रोथ होता है ह्यूमन बींग्स में ये 18 ईयर्स के एज तक होता है। मतलब हाइट में इंक्रीज़ या बॉडी वेट में इंक्रीज़ या शेप में इंक्रीज़, ये सब एक तरीके से कौन से एज तक होता है, 18 ईयर्स ऑफ एज तक ह्यूमन बींग्स में हम देखते हैं। ठीक है, सो टिल 18 ईयर्स ह्यूमन बींग्स ग्रो। ओके, ह्यूमन बींग्स ग्रो टिल 18 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन ये जो 18 ईयर्स ऑफ एज तक ह्यूमन बींग्स ग्रो करते हैं तो वो अपने हाइट में ग्रोथ शो करते हैं, अपने शेप में ग्रोथ शो करते हैं, उनके बोन्स इंक्रीज़ होते हैं साइज़ में। ठीक है, मसल्स इंक्रीज़ होते हैं साइज़ में। तो ये सब 18 ईयर्स तक होता है। लेकिन थ्रू आउट द लाइफ टाइम अगर हमें चोट लगती है तो नया सेल्स उस जगह पे बन जाता है, या पुराने सेल्स जो हमारे बॉडी में डैमेज हो चुके हैं वो सब रिपेयर हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है। ये सब ऐसा नहीं कि सिर्फ 18 साल तक ही होगा, ये लाइफ टाइम होता रहता है। ठीक है, तो 18 ईयर्स तक हम सिर्फ ग्रोथ देखते हैं जो हमें दिखता है, दैट इज़ अ एपरेंट ग्रोथ दैट वी सी इन अ ह्यूमन बीइंग। जो हमें दिखता है कि 18 साल तक हाइट इंक्रीज़ होती है, बॉडी वेट इंक्रीज़ होता है, बोन्स का शेप बदलता है, बॉडी का शेप चेंज होता है। तो ये सब हम 18 ईयर्स ऑफ एज तक देख पाते हैं। लेकिन 18 ईयर्स के बाद भी इंसान के बॉडी में सेल्स रिप्लेस होते हैं, सेल्स रिपेयर होते हैं। ये सब कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ टाइम होता रहेगा। जब तक वो इंसान ज़िंदा है तब तक ये रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, रिप्लेसिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़ एंड सेल्स, ये सब चलता रहता है। ठीक है, सो थ्रू आउट होल लाइफ
replacement and repairing of cells are done। ठीक है, रिप्लेसमेंट होता रहता है, मतलब पुराने जो डैमेज्ड सेल्स हैं उसके जगह नए सेल्स बनाए जाते रहते हैं हमेशा थ्रू आउट। और रिपेयर भी होते हैं सेल्स, जो पुराने डैमेज्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस नहीं करके रिपेयरिंग भी होती है। ठीक है, अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो उस जगह नया स्किन का लेयर डेवलप हो जाता है। तो ऐसा हमें सिर्फ 18 साल तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, 18 ईयर्स के बाद भी ये चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा नहीं कि 18 ईयर्स के बाद अगर हमें चोट लगेगी तो उस जगह कोई नया स्किन का लेयर डेवलप नहीं होगा, डेवलप होता है। लेकिन 18 ईयर्स तक ग्रोथ होती है ह्यूमन बींग्स में, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 18 ईयर्स तक हम एपरेंटली देख पाते हैं, हाइट इंक्रीज़ देख पाते हैं या शेप में इंक्रीज़ देख पाते हैं, ये सब 18 ईयर्स तक हमें दिखता है। लेकिन 18 ईयर्स के बाद जो हमें ग्रोथ दिखेगा वो हम आँखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी में होता रहता है। रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स होता रहता है, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स होता रहता है। ठीक है, उसी तरीके से ट्रीज़ में भी है। ट्रीज़ में भी सर्टेन ईयर्स तक आप उसको एक हाइट तक इंक्रीज़ होता हुआ देखते हैं। जैसे कि एक छोटा सा प्लांट है और वो ग्रो करके एक बिगर ट्री में कन्वर्ट हो गया कुछ साल तक, तो उस कुछ साल के टाइम पीरियड में आप उस ट्री के लेंथ को बढ़ता हुआ, हाइट को बढ़ता हुआ देखते हैं। लेकिन एक बार उसने एक अप्रोप्रिएट हाइट अचीव कर ली, उसके बाद ट्रीज़ का हाइट इंक्रीज़ नहीं होता है। लेकिन यस, ट्रीज़ का हाइट भले ही अचीव ना हो रहा हो या ट्रीज़ का हाइट और इंक्रीज़ ना हो रहा हो, लेकिन उसके जगह पर हम ट्रीज़ के ब्रांचेस इंक्रीज़ होते हुए देखते हैं। ट्रीज़ ज़्यादा घना हो जाता है या उसका ब्रांच इंक्रीज़ होने लगता है, ब्रांच के नंबर्स इंक्रीज़ होने लगते हैं, नंबर ऑफ़ लीव्स इंक्रीज़ होने लगते हैं, पुराने लीव्स झड़कर गिर जाते हैं, नए लीव्स आ जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भी ग्रोथ का एक तरीका है, ये भी ग्रोथ का एक टाइप है। लेकिन इसको हम उसके हाइट के इंक्रीज़ से नहीं मतलब कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हाइट में इंक्रीज़ का बात करें या साइज़ में इंक्रीज़ का बात करें, शेप में इंक्रीज़ का बात करें, तो वो एक सर्टेन ईयर्स तक ही होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और उस टाइम के बाद जब उस ऑर्गेनिज्म ने एक पर्टिकुलर साइज़ या शेप अक्वायर कर लिया, उसके बाद उसके बॉडी में रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल्स चलता रहता है ज़िंदगी भर तक। जब तक वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा तब तक उसके बॉडी में जो सेल्स हैं उसका रिप्लेसमेंट होता रहेगा, रिपेयरिंग होती रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपके बुक में लिविंग थिंग्स के बारे में दी हुई है। अब इसके बाद हमें जानना है कि नॉन लिविंग थिंग्स में क्या ये ग्रोथ हम देखते हैं। तो लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड कि क्या नॉन लिविंग थिंग्स में ये ग्रोथ होता है या नहीं। सबसे पहली बात कि लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ हम देखते हैं या जो भी डिवीजन ऑफ सेल्स होता है, तो वो लिविंग थिंग्स इंटरनली करते हैं। ठीक है, सो लिविंग थिंग्स का जो ग्रोथ है दैट इज थ्रू डिवीजन ऑफ सेल्स, और इसको लिख सकते हैं हम सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन से न्यू सेल्स बनते हैं, new cells are formed and this growth is internal growth. Okay, as well as this is irreversible growth. Okay, अब वही चीज़ अब मैं अगर नॉन लिविंग थिंग के बारे में बोलूँ, नॉन लिविंग थिंग के बारे में एक एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स का जो ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल होता है। ओके, एक्सटर्नल होता है और रिवर्सिबल होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता है। ओके, तो क्या मतलब है इसका? जैसे सपोज़ आपके पास एक डेज़र्ट वाले इलाके में एक जगह सैंड कलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ विंड इतना ज़्यादा हवा चलता है डेज़र्ट वाले रीजन में,
तो उस सैंड के ऊपर विंड के चलने के वजह से, विंड के बहने के वजह से, हवा बहने के वजह से उस पर और सैंड कलेक्ट होता जाएगा, उस एरिया में और ज़्यादा सैंड कलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। और सैंड कलेक्ट होते होते एक बड़ा सा सैंड का हीप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सैंड इकट्ठा हो जाएगा एक ही जगह पर। तो सैंड अपने आप तो इकट्ठा नहीं हुआ, इट हैज़ टेकन हेल्प फ्रॉम द विंड. Wind is carrying the sand particles along with it and it is depositing it at a place. और सैंड के डिपोजिशन के वजह से सैंड का हीप का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है. तो हीप ऑफ सैंड का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, उसका शेप क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सैंड, जो कि एक्सटर्नल तरीके से है. अंदर से सैंड ग्रेन्स या सैंड पार्टिकल्स का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ. सैंड पार्टिकल्स को एक के ऊपर एक डिपॉजिट किया गया है, जिसके वजह से हीप ऑफ सैंड बहुत बड़ा सा आपको यहाँ पर डिपॉजिट होता हुआ दिख रहा है. तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्सटर्नल ग्रोथ है नॉन लिविंग थिंग्स में और रिवर्सिबल है. ऐसा नहीं कि अगर एक बार हीप ऑफ सैंड क्रिएट हो गया तो आप उसको दोबारा से प्लेन या लेवल लैंड वहाँ पर नहीं बना सकते हैं. दोबारा से विंड आएगा, वो सैंड अगर उड़ करके कहीं और चला गया तो वो हीप ऑफ सैंड फिर से डिक्रीज़ हो जाएगा साइज़ में, है ना. तो हीप ऑफ सैंड का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस अराउंड इट. उसके आसपास किस टाइप का कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि हीप ऑफ सैंड का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ठीक है. तो दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ हम देखते हैं दैट इज़ रिवर्सिबल होता है, टेम्प्ररी होता है. नॉन लिविंग थिंग्स अगर ग्रो कर भी जाते हैं किसी भी तरीके से, बाहर एक्सटर्नल मदद से अगर वो इंक्रीज़ हो भी जाते हैं साइज़ में, तो उसको हम दोबारा से चेंज कर सकते हैं, दोबारा से हम वापस उसी पोजीशन पर वापस जा सकते हैं जहाँ से शुरू हुआ है ग्रोथ, है ना. और ये एक्सटर्नल होता है, इंटरनली उसके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. जैसे हीप ऑफ सैंड बना तो वहाँ हीप ऑफ सैंड बनने की वजह से सैंड एक के ऊपर एक कलेक्ट हो रहा है. वो सैंड को दोबारा आप उसी पोजीशन पर वापस ले जा सकते हैं जहाँ से सैंड शुरू हुआ है ना, सैंड बहना शुरू हुआ है, ठीक है. तो नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अगर आप देखें तो लिविंग थिंग्स का जो ग्रोथ है वो इंटरनल होता है और नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रोथ एक्सटर्नल होता है. लिविंग थिंग्स का ग्रोथ इरिवर्सिबल है, नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रोथ रिवर्सिबल है, ठीक है. लिविंग थिंग्स सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं और उससे उसका ग्रोथ होता है. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सेल डिवीजन नहीं है एंड ये एक्सटर्नल एजेंट्स के मदद से नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं. आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल्स होगा, आप वो सब एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के और भी एग्जाम्पल्स हैं उसके ग्रोथ के. सो यू कैन रीड फ्रॉम द बुक, यू कैन अंडरस्टैंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, ठीक है. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉपर ग्रोथ लिविंग थिंग्स का बहुत ज़रूरी है, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है. तो डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के साथ रहते हैं या ह्यूमन बींग्स उन्हें पालते हैं, उनकी रियरिंग करते हैं, क्योंकि उन एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स को फ़ायदा होता है. क्योंकि वो डोमेस्टिक एनिमल्स या तो उनको प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं, या तो एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में मदद करते हैं, या तो डिफरेंट टाइप के एनिमल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि पोल्ट्री बर्ड्स एग्स प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, या फिर कैटल्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में मदद करते हैं. उसी तरीके से काऊ, बफेलो, गोट ये सब मिल्क एनिमल्स हैं तो मिल्क प्रोवाइड करते हैं. मिल्क से हम कई तरीके के मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. तो इसीलिए अगर हम डोमेस्टिक एनिमल्स से इतना सारा एडवांटेजेस हमको मिलता है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स को हमें ठीक से ग्रो करने में और डेवलप करने में मदद करना पड़ेगा. उनके सर्वाइवल को ध्यान से देखना होगा कि क्या वो अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं. क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल्स पर हम लोग बहुत तरीके से डिपेंडेंट है. ह्यूमन बींग्स आर क्वाइट डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक एनिमल्स
फॉर आवर ओन बेनिफिट। ठीक है, तो इसीलिए डोमेस्टिक एनिमल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो पहला चीज़ जो हम इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छा बनाने के लिए पहला पॉइंट जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम गुड फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। गुड फूड, अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना प्रोवाइड कर सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को, ताकि उस न्यूट्रिशियस खाने को कंज्यूम करके उनके बॉडी में वो सारा न्यूट्रिएंट्स चला जाए जो उनको उनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा खाना अगर उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, अगर मैल न्यूट्रिश्ड खाना प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छा खाना नहीं प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स का ग्रोथ हैम्पर होगा और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। उनके बॉडी में डिफरेंट तरीके का डिजीज़ेस डेवलप होने लगेगा, कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे वो, है ना। और जिस काम के लिए उन्हें लोग पालते हैं, उनकी रियरिंग करते हैं, उनको डोमेस्टिकेट करते हैं, वो फिर सारा जो भी मकसद है वो सब दैट ऑल विल बी गोइंग इन वेन। ठीक है, वो सब बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करवाना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ दिख रहा है कि बेटर फेवरेबल कंडीशंस शुड बी गिवन फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए डोमेस्टिक एनिमल्स को प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस देना चाहिए। प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस में क्या क्या आता है? प्रॉपर टेम्परेचर, मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स को बहुत ठंडी जगह पर नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म प्लेस पर नहीं रखना है, ऐसे किसी जगह पर नहीं रखना है जहाँ पर मॉइस्चर हो, किसी गीले जगह पर नहीं रखना है, ड्राइड प्लेस में रखना है, और ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, अच्छे से हवा पास हो सके, बिल्कुल एरेटेड जगह हो, वेंटिलेटेड स्पेस हो। बिल्कुल बंद वाले जगह पर नहीं रखना है, उनको बिल्कुल लॉक करके नहीं रखना है, अदरवाइज़ उनका ग्रोथ हैम्पर हो सकता है। तो इसीलिए बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो बेटर कंडीशंस में वेंटिलेशन आता है, देन प्रॉपर टेम्परेचर, एडिक्वेट टेम्परेचर आता है, देन मॉइस्चर आता है कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्री ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर में फिर बैक्टीरिया और जर्म्स का ग्रोथ होता है। तो वैसे जगह पर डोमेस्टिक एनिमल्स को नहीं रखना है। साफ़ सफाई मेंटेन करनी है, क्लेनलीनेस शुड बी इंश्योर्ड कि जहाँ पर हम डोमेस्टिक एनिमल्स को रख रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल क्लीन जगह होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा रखना है उस जगह को। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है दैट डिजीज़ेज शुड बी ट्रीटेड इन टाइम। अगर डोमेस्टिक एनिमल्स किसी भी तरीके से, अगर उनको कोई भी तरीके की डिज़ीज़ होती है तो उन बीमारियों को, उन डिजीज़ को प्रॉपरली टाइम पर ट्रीट करना है, उनको वेट्स को दिखाना है, वेटेरियन जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाना है, और डॉक्टर दिखाकर उन्हें ठीक करना है, प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड करना है ताकि वो जल्दी ठीक हो सकें, तब उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होता है। पैरासाइट्स शुड बी कंट्रोल्ड इन टाइम। पैरासाइट्स, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि पैरासाइट्स ऐसे तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि पैरासाइट्स सिर्फ और सिर्फ हमारे ह्यूमन बॉडी में ही हैं या प्लांट्स पर ही होते हैं, ऐसा नहीं है। एनिमल के बॉडी के अंदर भी पैरासाइट हो सकते हैं, एनिमल के बॉडी के ऊपर भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो ये सब पैरासाइट्स को प्रॉपरली टाइम पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, इनको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो डोमेस्टिक एनिमल्स हम लोग पालना चाह रहे हैं या पाल रहे हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, उनका डेवलपमेंट हैम्पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोप्रिएट डाइट फॉर एनिमल्स। और आपके बुक में पिजन का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि पिजन का अप्रोप्रिएट डाइट क्या होना चाहिए। अगर एनिमल्स हम पालते हैं, किसी भी तरीके का एनिमल अगर हम डोमेस्टिकेट करना चाह रहे हैं, जैसे सपोज पिजन पालना है, तो उसको किस तरीके का खाना प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पर लिखा है दैट व्हाट शुड अ पिजन ईट एंड व्हाट शुड अ पिजन नॉट ईट। क्या पिजन को खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि पहला आपको यहाँ दिख रहा है ग्रेन्स, सीड्स, बेरीज, फ्रूट्स। ये सब जो फूड आइटम्स लिखे हुए हैं ये सब जनरली पिजन खाता है ना। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम पिजन इज ईटिंग ग्रेन और सीड और बेरीज और फ्रूट्स। इंसेक्ट, स्नेल्स, अर्थवर्म्स ओकेजनली इट कैन कंज्यूम। ओकेजनली मतलब कभी कभी पिजन ये सब भी खा सकता है, इंसेक्ट्स, स्नेल्स एंड अर्थवर्म्स। तो ये सब सेफर फूड हैं, जो पिजन खाए तो उसको नुकसान नहीं पहुंचता है।
उसका डाइजेशन नहीं ख़राब होता है, एंड इट विल नॉट गेट सिक इफ़ इट इज़ ईटिंग एनी ऑफ द थिंग्स विच इज़ मैंशन इन द फर्स्ट कॉलम। लेकिन अगर उसको घर का बचा हुआ चपाती प्रोवाइड कर दिया जाए खाने के लिए, या बचा खुचा ब्रेड दे दिया जाए खाने के लिए, चॉकलेट दे दें खाने के लिए, या ऑयली फ्राइड फूड जो ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स का खाना है, अगर हम ह्यूमन बींग्स वाला खाना अगर हम पिजन को प्रोवाइड करेंगे, जो सेकेंड कॉलम में यहाँ पर मैंशनड है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेकेंड कॉलम में चपाती, ब्रेड, चॉकलेट एंड ऑयली फ्राइड फूड्स, अगर हम ये सब पिजन को प्रोवाइड करते हैं तो इट इज़ instantly going to make the pigeon very sick, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा पिजन, एंड आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम डेज अगर वो लगातार ये चीज़ खाता रहे तो कुछ टाइम के बाद इट इज़ गोइंग टू डाई। ठीक है, तो इसीलिए उसके प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए हम लोग को ये देखना है कि हम ऐसा ही खाना दें जो इस फर्स्ट कॉलम में मैंशनड है, एंड ऐसा नहीं कि उसको इंसेक्ट एंड स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म्स हमेशा देंगे खाने के लिए, ओकेजनली प्रोवाइड करना है। ओकेजनली मतलब कभी कभी वो ये सब चीज़ खा कर के डाइजेस्ट कर सकता है, बट नॉट ऑल द टाइम। ऑल द टाइम फॉर जनरल जनरल food pattern, it is having grains or seeds or berries or fruits. These are simple things for the pigeon to digest very easily. ये सब बहुत आसानी से वो डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो इंसान का खाना है, पका हुआ जो खाना होता है, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है पिजन. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, न्यूट्रिशन. ठीक है, तो न्यूट्रिशन के सामने मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर 3. आई हैव रिटन हियर नंबर 3. नंबर 3 का मतलब है कि ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का. सबसे शुरू में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा था? सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ा था ग्रोथ, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है. डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना ऑब्टेन करते हैं और उसी खाने का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी पाने के लिए. इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. अब इस न्यूट्रिशन के बेसिस पर कि किस टाइप का न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करेंगे, इस बेसिस पर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. प्रोड्यूसर्स, जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है ग्रीन प्लांट्स, और दूसरा होता है कंज्यूमर्स, जिसको हम हेट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब समझेंगे कि प्रोड्यूसर्स एंड ऑटोट्रॉफ्स एंड कंज्यूमर्स ये सब का क्या मतलब है. जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर नाम इसलिए बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फूड, खाना प्रोड्यूस करने वाला. प्रोड्यूसर मतलब कुछ प्रोड्यूस करने वाला, कुछ बनाने वाला. क्या बनाने वाला? खाना प्रिपेयर करने वाला, खाना बनाने वाला ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड. ओके, और उसी तरीके से अगर मैं लिखूं अबाउट कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के लिए क्या लिखना होगा? कंज्यूमर के लिए हम लिखेंगे कंज्यूम्स फूड मेड बाय अ प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर का बनाया हुआ खाना ये कंज्यूम करता है. कंज्यूम करना मतलब खाना, ईट्स, है ना. कंज्यूम्स का मतलब होता है खाना. उस चीज़ को जो प्रोड्यूसर का बनाया हुआ खाना है उसको खाता है कंज्यूमर. कंज्यूमर अपना खाना खुद नहीं बना सकता. इट हैज़ टू डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर फॉर इट्स ओन फूड. प्रोड्यूसर का एक और नाम होता है ऑटोट्रॉफ. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ. एंड कंज्यूमर का दूसरा नाम होता है हेटेरोट्रॉफ. ओके, ऑटो एंड ट्रॉफ का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ,
एंड ट्रॉफ का मतलब होता है टू फीड। टू फीड मतलब खाना, है ना, ईटिंग। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और अदर्स, अदर, या फिर आप इसको कह सकते हैं एज, इसके जगह आप डिफरेंट भी बोल सकते हैं, अलग। एंड ट्रॉफ का वही मतलब है टू फीड या ईटिंग। ठीक है, तो क्या मतलब निकलता है ऑटोट्रॉफ का? ऑटोट्रॉफ मतलब सेल्फ ईटिंग, मतलब कि खुद के लिए खाना बनाने वाला ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ होगा या प्रोड्यूसर होगा, जिसका एग्जाम्पल होता है ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, एग्जाम्पल इज ग्रीन प्लांट्स, यू ऑलरेडी नो। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, एंड उसी क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स का फूड होता है। और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं, खाना प्रोड्यूस कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो इसीलिए हम उसको प्रोड्यूसर कहते हैं या फिर ऑटोट्रॉफ कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कंज्यूमर ऑन दी अदर हैंड, उसको कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अदर एंड टू फीड। टू फीड मतलब अपने खाने के लिए ये दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, इसलिए हेट्रोट्रॉफ को हम कंज्यूमर बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कंज्यूम करने का काम करता है, ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये सिर्फ खाने का काम करता है, ये कुछ बना नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हेट्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल, आई होप यू कैन राइट इट ऑन योर ओन ऑल्सो। हेट्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल एनिमल्स हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, देन ह्यूमन बींग्स हो सकता है ना, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, मैनी मोर एग्जाम्पल्स यू कैन राइट, इंसेक्ट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हेट्रोट्रॉफ में हम लिख सकते हैं। सो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर हम लोगों ने कहाँ से सीखा? उसके न्यूट्रिशन से सीखा है। न्यूट्रिशन यहाँ पर अलग अलग टाइप का है। न्यूट्रिशन प्रोड्यूसर में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और कंज्यूमर्स में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में आप लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको क्लास 7 में बताया जाएगा, और क्लास 6 में आपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा ही है, यू हैव रेड अबाउट फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सीखेंगे, दैट इज़ रेस्पिरेशन। अभी के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस का भी आप लोग जवाब दे दीजिए। जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब लिखिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे रेस्पिरेशन, जो कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। ठीक है, ओके। Question 1, molecules are made up of dash, इसका जवाब बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है green plants are dash as they produce their own food। ठीक है,
ऑल ऑफ दीज आर फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स फिल करना है, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो और भी क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर बताया जा सकता है। सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डैश, फिल कर लीजिएगा आंसर। देन डैश इज द structural and functional unit of life, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं, सब में आपको भरना है। what exact word will you fill that will make it correct? growth in living things is dash and growth in non-living things is dash, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है ह्यूमन बीइंग्स grow in size till the age of dash years, okay। Next question number 7, which is the last question for today. Dash is an unicellular organism, ठीक है। जहाँ तक पढ़ा है हम लोगों ने वहाँ तक क्वेश्चंस हैं। आई विल सिंपली मेक यू सी ऑल द क्वेश्चंस। आपको अभी सारा क्वेश्चंस दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डैश, ग्रीन प्लांट्स आर dash as they produce their own food, cells combine together to form dash, dash is the structural and functional unit of life, growth in living things is dash and growth in non-living things is dash, human beings grow in size till the age of dash years and dash is an unicellular organism. Questions are very easy. जल्दी से ट्राई करिए, इसका आंसर बताइए मुझे, जल्दी से फटाफट बताइए, अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर्स लिखिए, ओके। ठीक है, अब हम लोग इसका आंसर्स लिखते हैं।
आप लोगों ने जैसे कमेंट में लिखा तो अभी हम लोग इसका आंसर्स लिखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। ओके, ग्रीन प्लांट्स आर, यू कैन राइट हियर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ भी आप आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोड्यूसर भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही होगा। सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। ओके, टिश्यू बनाता है सेल्स कंबाइन करके। डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज डैश एंड ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स इज डैश। यहाँ पर आप दो तरीके से आंसर लिख सकते हैं। पहला आप यहाँ लिख सकते हैं ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज इंटरनल। ओके, तो ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स इज एक्सटर्नल। ये पहला तरीका है आंसर करने का। अदरवाइज आप इंटरनल के जगह पे लिख सकते हैं ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज irreversible and growth in non-living things is reversible। ठीक है, दो तरीका है आंसर करने का, दोनों में से जो ठीक लगता है आप वो आंसर लिख सकते हैं। ह्यूमन बींग्स ग्रो इन साइज टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स, है ना। 18 ईयर्स तक ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ इन साइज दिखता है, एपरेंट ग्रोथ होता है, वो दिखता है हमें आंखों से। डैश इज एन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एक नाम लिखना है, एक एग्जाम्पल लिखना है। हम लोगों ने कई एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, आप चाहें तो यहाँ ईस्ट लिख सकते हैं। यू वांट टू राइट अमीबा, यू कैन राइट अमीबा। देन पैरामीशियम लिखना चाहें तो पैरामीशियम लिख सकते हैं। बैक्टीरिया लिखना चाहें तो बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स of unicellular organisms. You can write any one whatever you want to. तो आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करेंगे। और आई होप आज का क्लास आपको सारा कुछ समझ आया जो भी मैंने बताया। आज का क्लास ऐसे भी ईजी था, सारी चीज़ें पहले से आपको पता हैं और उसका बस एक रिपीटिशन हम लोगों ने पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन टॉपिक शुरू करेंगे एंड टाइम बचेगा तो वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज मूवमेंट। ओके, ठीक है। सो thank you everyone for attending today's class. We will be meeting tomorrow at the same time and we will start with the characteristic respiration and movement in living things. Okay, thank you.